अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू शो रोज न्यूज इस्लाम बाद स्टूडियो से लाइव मॉर्निंग शो। सुबह खैर पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन और हर रोज की तरह आज भी मेरे साथ हैं बिस्मा भट्ट। और सबसे पहले उन तमाम छोटों और बड़ों को जिनका जन्म डे, उन्हें हैप्पी बर्थडे कहूंगा इन नेक तमन्नाओं के साथ कि आप जिए हजारों बरस, हर बरस के दिन हों 50,000, और इस दुआ के साथ कि आप सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। और शुरू करते हैं कि इस दुआ के साथ कि मौला मुसलमान जहां कहीं भी हैं तो उनकी नुसरत फरमा, तो उनकी मदद फरमा, पूरी दुनिया में मुसलमानों को गालिब कर और कुफर को मगलूब कर। नाज़रीन, हर रोज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा और आपका साथ होता है सुबह 9:30 से 11 बजे तक, हर सोमवार से जुमेरात। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बड़ी खास है। टॉपिक ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है, बर्दाश्त का उनसर जो है वो खत्म होता जा रहा है। बिस्मा, आप क्या कहोगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान में मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा भट्ट एंड आई वेलकम यू टू द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ सुबह खैर पाकिस्तान। सुबह 9:30 से 11 तक हमारा और आपका साथ रहता है और हमेशा हम एक बड़े इंपॉर्टेंट और एक बड़े अच्छे इशू पे, सोशल इशू पे बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बर्दाश्त पे, सब्र पे, कि हमारी सोसाइटी में लोगों में से ये फैक्टर ही खत्म हो गया, टॉलरेंस हमारी सोसाइटी से बिल्कुल खत्म हो गया, जो कि हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना पसंद ही नहीं करते। चाहे वो बंदा हमारे भलाई के लिए वो बात कर रहा हो, लेकिन हम हमेशा समझते हैं कि वो हमसे जेलस हो रहा है या हमसे कुछ उसको एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो हमसे बात करते हैं। कहते हैं कि टॉलरेंस इज द हार्ट ऑफ विजडम। अगर आप टॉलरेंस अपनी पर्सनालिटी में पैदा करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम होकर बाहर आती है और आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। लेकिन द सैडेस्ट पार्ट इज कि हमारी सोसाइटी और लोगों में से ये टॉलरेंस का फैक्टर खत्म हो रहा है और वो एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं रखते। बड़ी अच्छी बात आपने की, टॉलरेंस का फैक्टर हमारी सोसाइटी में खत्म होता जा रहा है। और हम ये तो चाहते हैं कि लोगों का रवैया हमारे साथ अच्छा हो, लेकिन हमारा अपना रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। Exactly. अच्छा, बर्दाश्त जो है ना, ये इंसान की जिंदगी की बड़ी खूबसूरती है। हम जो है वो ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी बात बर्दाश्त करें, लेकिन हम खुद किसी की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो किसी की बात बर्दाश्त कर लेंगे तो शायद वो दूसरा शख्स उन्हें समझेगा कि वो बुज़दिल है, जबकि बुज़दिली जो है वो बर्दाश्त करना बुज़दिली हरगिज नहीं है, बल्कि हकीकी बहादुरी और जिंदगी का असूल और खूबसूरती बर्दाश्त करने में ही है। इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के हिस्सा बने। हमारा नंबर आप जानते हैं 05123311678 हमारा टेलीफोन नंबर। अगर आप हमें कॉल करें आउट ऑफ कंट्री से तो आप डायल करेंगे 009251231678। सुबह खैर पाकिस्तान फेसबुक पेज हमारा लाइक फरमाएं और रोज टीवी स्पेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। और आप हमारे तमाम प्रोग्राम, जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं, करंट अफेयर के प्रोग्राम्स, आप देख सकते हैं। चलते हैं जी अपने मेहमानों की तरफ। कौन आज हमारे साथ? बिस्मा कौन? जी, सबसे पहले हमारे साथ आज प्रिंसिपल हैं एलाइट स्कूल की, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, सो मे आई वेलकम राहिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। आज हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि टॉलरेंस। आज राहिला दूसरी बार हमारे शो में तशरीफ लाई है। इससे पहले भी आई थी, लेकिन शायद हम इनसे उस कदर गपशप नहीं कर सके थे। तो मुझे इश्तियाक साहब ने कहा जी कि आप लोगों ने बहुत थोड़ा टाइम दिया, तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा। वेलकम टू शो। ढेर सारी बातें होंगी। आपने देखा ना कि आप तो खैर अलाइड स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बच्चों में भी बर्दाश्त खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चे आपकी टीचर की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप उन्हें कोई बात करती हैं तो एक दफा उनके जो है ना वो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, थोड़ी सी ईगो आ जाती है उनके अंदर। वाला फैक्टर बच्चों में इतना ज्यादा हो गया कि वो बड़ों की बात बर्दाश्त नहीं करते और वो नहीं पसंद करते कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो आप 10 लोगों में उनको पॉइंट आउट करें किसी चीज के लिए बोलें। जी, आपने कहने तो आप अलग बात करें। हमारे साथ हैं रोज न्यूज के ब्यूरो चीफ, दुबई के ब्यूरो चीफ हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम मुस्तफा बहरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम खरीद? ये लफ्ज बहरा मैंने ठीक है, गुलाम मुस्तफा नहरा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा था कि शायद ये मैंने, क्योंकि बहरा तो अच्छा, नारा ये एक कास्ट है ना? ये नारा एक कास्ट है, जट है हम। अच्छा, सही। तो आपका स्पेसिफिक एरिया कौन सा जहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट लिया की एक तहसील है करोड़ लालिसन में, उस इलाके से मेरा ताल्लुक। अच्छा, करोड़ लालिसन से। काफी जनूबी साउथ पंजाब का जो बड़ा एक छोटा सा इलाका है। सही सही, बड़ी खूबसूरत। आज आपके साथ हमारी ये मीटिंग इंशाल्लाह रहेगी और बड़ी अच्छी गपशप भी आपके साथ रहेगी। एक तो ये है कि आप हमारे रोज न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं दुबई के, और अच्छा, बर्दाश्त पर आज हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त का बड़ा फुकदान है, उसने है कि हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी बात बर्दाश्त करें, लेकिन हम खुद किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे?
बिल्कुल मैं इतफाक करूंगा। एक्चुअली हमें बुनियादी तौर पे है एजुकेशन की कमी, तालीम का फुकदान है। हमें ट्रेनिंग ही बचपन से यही दी जाती है कि यू आर ऑलवेज राइट। सही। जैसे हम कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ यही कहा हमें सिखाया जाता है कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। तो मसला ये है कि यही पाकिस्तानी, हम अगर बतौर पाकिस्तानी बात करूँ, खास तौर पे मैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी बात करूँ, तो यही सेम पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं बाहर किसी भी मुल्क में, तो वो कानून की पासदारी भी करते हैं, उनमें बर्दाश्त भी होती है, वो लाइन भी बनाते हैं, वो हर एक चीज को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। रहीला आपकी तरफ आऊंगा कि आउट ऑफ कंट्री में जब हमारे ही पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ तो उनके सख्त हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं। एग्जाम्पल दूंगी कि माय हस्बैंड इज इन कैनेडा, वो खैर आजकल आए हुए हैं, तो उनसे जब मेरी बात होती है वो कहते हैं तुम्हारी तो आदत है ना गाड़ी, मतलब कोई चीज बाहर फेंक दी गाड़ी से, लेकिन बाहर तो हम फेंकते हैं तो हमें फौरन डर होता है जी पीछे से फौरन पुलिस वाले आ जाएंगे और एट दैट टाइम जो हमें फाइन हो जाता है। तो दैट इज समथिंग कि वो यही से हमें अंदाजा हो सकता है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे कैसी उनकी ग्रूमिंग चल रही है और यहाँ पे वो नहीं है। सही। अच्छा, हम हमारा सिस्टम ही बहुत वीक है, उसका स्ट्रांग होना बहुत सिस्टम के अलावा हम खुद बड़े वीक हैं, हमने इस सिस्टम को खुद खराब किए हुए, हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। जब एक शख्स अपने अंदर के सिस्टम ठीक करेगा तो अब देखिए ना, बर्दाश्त जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अब इसमें सिस्टम बेचारे का क्या कसूर है। अच्छा, अब आपने बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की कि स्कूल में जब हम बच्चों को कोई बात आप करती हैं तो उनके तेवर भी चेहरे के चेंज हो जाते हैं और फेस एक्सप्रेशन तब्दील होते हैं और वो किसी हद तक ना वो ये सोचते हैं कि मैडम क्यों चीख के मैं ये कह रही हूँ। आपने ये चीज महसूस की है? बिल्कुल की है। अगर यही चीज मैं आज से 10-15 साल पहले ले जाऊं, व्हेन आई वाज इन स्कूल, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, थोड़ा सा पीछे चली गई एग्जैक्टली। तो तब हमें कोई टीचर जब हमें कोई स्नब करता था तो हम बहुत ही उसको ना लेते थे कि यार मतलब पॉइंट आउट हो गया, नेक्स्ट टाइम हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। बट अब अगर हम किसी बच्चे को पॉइंट आउट कर देते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें बहुत ज्यादा है कि हमें किसी और के सामने पॉइंट आउट कर दिया क्यों, और वो फिर आगे से अपने आप को डिफेंड करते हैं कि वी आर राइट एंड द अदर वन इज रॉन्ग, और रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी जो पहले था वो चीज आ जाती है। अब अगर हम बर्दाश्त की बात करें तो सर ने बिल्कुल बात ठीक की है कि आपकी ब्रॉटअप ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज में भी ये चीज बहुत देखने में आई है कि बच्चों को पहले डे वन से कह दिया जाता है कि हाँ तुम बस ठीक हो एंड द अदर वन इज रॉन्ग। तो वो चीज भी बच्चे की जो ब्रॉटअप में बहुत मैटर करती है। सही। गुलाम मुस्तफा नाहरा साहब, आपके अंदर बर्दाश्त का मादा कितना है, जरा आप अपनी बात बताएं। मैं समझता हूँ कि मुझ में बर्दाश्त भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है। अच्छा। सही। और जल्दी एग्जैक्टली वो ईगो वाला सिस्टम जो है ना, वो जो जैसे मैडम फरमा रही हैं, सेम वो, क्योंकि ब्रॉटअप यही हमारा भी वहाँ यही पाकिस्तानी कल्चर में हुआ है, बिल्कुल बल्कि गांव से हुआ है, तो हमें भी यही मतलब जहन में ये ऑलवेज राइट। अच्छा, तो एग्जैक्टली मुझ में भी बर्दाश्त नहीं। अच्छा, कहते हैं गांव के लोगों में अक्सर बर्दाश्त ज्यादा होती है, वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं तो समझता हूँ गाँव वाले बर्दाश्त कम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनमें ज्यादा होती है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे गाँव से कुछ रिलेटिव आए, मेरे साथ गाड़ी में थे। अच्छा, हम लोग किसी जगह पे की रश में फंस गए और वहाँ पे जो इशारा था वो काफी तवील था, काफी लंबा था और बहुत काफी रश था। अच्छा, जो मेरे गाँव वाले जो रिलेटिव थे वो मुझे कहने लगे यार ये सब लोग कैसे चुप करके खड़े हैं। मैंने कहा तो क्या करें? कहते अगर ये रश ऐसा माहौल गाँव में होता तो अब तक डंडे छोटे चल चुके होते और पता नहीं जो है ना कितना झगड़ा हो चुका होता कि यार ये क्यों गाड़ियां खड़ी हैं और ये इतना शोर शराबा क्यों है। तो गाँव वाले लोगों में मैं समझता हूँ बर्दाश्त कम है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांव वाले तो ज्यादा, बल्कि उनमें तो एजुकेशन की कमी होती है। उनमें तो एजुकेशन की कमी होती है, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, वही नहीं, बल्कि यही बताया जाता है कि ये आपका हक है। आपने देखा नहीं कि जब रोड पे जाते हैं तो मोटरसाइकिल वाला आपको हाथ दे के ऐसे निकल जाता है। हाँ। तो वो ये नहीं देखता कि भाई आपका हादसा अच्छा, सिग्नल्स पे ट्रैफिक सिस्टम में बहुत ज्यादा लोगों का वो जो एक टॉलरेंस वाला फैक्टर है ना, वो बड़ा नजर आता है। बिल्कुल, लेकिन नहीं देखने में आता। इवन मैं जब अभी एयरपोर्ट से ड्राइव करके जा रही होती हूँ सुबह समटाइम्स, क्योंकि आजकल हज फ्लाइट्स आ रही थी, तो वो एक दूसरे को जगह नहीं देते। अब आई एम एस्टोनिश्ड कि वो कैसे लोग पढ़े लिखे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, बट दे आर नॉट अलाउइंग द अदर वन कि आप गाड़ी अपनी आगे मूव ऑन करें। सिग्नल्स में एम्बुलेंस होती है जिसको उसको भी देना ही, उसको भी रास्ता नहीं देते कि वो ज्यादा जरूरी है। देखिए कि महज़ब मुआशरे में तो बाकायदा आपको बताया जाता है ना कि ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे आपने फॉलो करना है, आपने किसी को कितनी रिस्पेक्ट देनी है और लोगों की बात सुननी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते नहीं है बल्कि बोलते हैं। अच्छा रहीला अली,
ऐसा कुछ सब्जेक्ट बच्चों को आप पढ़ा रही हैं जिसमें बर्दाश्त का सबक दिया जा रहा हो, जिसमें टॉलरेंस का सबक दिया जा रहा हो? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही कोई सब्जेक्ट होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को बताया जाए, मसलन कि डे फर्स्ट से ही उनकी तरबियत ऐसी हो जिसमें आगे चलकर ये चीज इंसान की लाइफ में बड़ा मैटर करती है। देखिए, अब जैसे अगर हम बात करें इस्लामियात का जो एक सब्जेक्ट है, इसमें तो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं सब्र और बर्दाश्त की, और इवन जो हमारे जिस उम्मत से हम बिलोंग करते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी की मिसालें दी हुई होती हैं, और डे वन से बच्चों को बताया जाता है कि हमारे जो हजूर पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते थे। तो ये तो हम बच्चों को डेफिनेटली देखिए एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो उससे फॉलो करते हैं या नहीं करते, आगे जाके अमल नहीं करते। आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है, मैं नोट करती हूँ अपनी इवन प्रैक्टिकल लाइफ में कि बहुत जो लिटरेट पर्सन है, इवन दे आर नॉट दैट मच शोइंग टॉलरेंस। हम इवन किसी को सक्सीड होता हुआ नहीं देख सकते। कोई अगर सक्सेसफुल हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं इवन खवातीन की अगर हम बात करें तो हम मुंह पे तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही जाते हैं तो बैक बाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द अच्छा वो कि आपने खुद ही अपनी बात कर ली, वजह ये कि मैं आपकी तरफ बट स्टिल औरतें जो है वो टॉलरेंस की एग्जाम्पल है। ये सिर्फ खवातीन में नहीं है, ये लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग ये मर्द हजरात में भी ये है। जो लोग अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनकी बात मुझे ठीक लगी है। खवातीन मशहूर है इस हवाले से, तो वो समझते हैं कि शायद उनकी ज्यादा लेग पुलिंग होती है, ऐसा नहीं है। जो मर्द है वो तो बल्कि उनका मुआशरे में ज्यादा किरदार होता है, उनको ज्यादा फेस करना पड़ता है ये लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग जो है ना। सही से, और उसमें मर्द हजरात इन्फेक्टेड होते हैं। मसला ये कि मर्द हजरात के ऊपर ये बीत रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसलिए वो ज्यादा इसको आप बेहतर अंदाज से। लेकिन मैं सब्र बर्दाश्त खवातीन में ज्यादा इसलिए होती है कि वो खवातीन जिनके हस्बैंड्स ने सेकंड मैरिज की हुई है, थर्ड मैरिज की हुई है, अच्छा। तो वो देखें वो कितना सब्र बर्दाश्त, वो अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है। फिर ऐड करूंगा इसमें कि औरत बर्दाश्त का नाम है, औरत ने तो सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। और ये अल्लाह ताला, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ औरत को ही क्यों बर्दाश्त करना है, कॉम्प्रोमाइजेस तो मर्द भी कर सकते हैं। जो अपनी फैमिली की बेहतरी चाहते हैं वो तो मर्द। एक कॉलर हमारे साथ दोबारा आपकी तरफ होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना नाम बता दें, शहर का नाम बता दें, कहाँ से आपने कॉल किया? जी मेरा नाम काशिफ है, मैं हसन अब्दाल से बात कर रहा हूँ। जी काशिफ साहब, हसन अब्दाल से आपने कॉल की, क्या जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। ये बर्दाश्त के जो है ना, आजकल जो देखा जाए तो हमारे माशरे में ये बिल्कुल भी नहीं है ना बर्दाश्त। सही। तो मैं जब ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में यानी कि एक बुजुर्ग थे, तो वो मांगने वाले थे ना, तो वो मांग रहे थे किसी से भीख, तो किसी ने उनको यानी कि डांट दिया ना। पता कि वो बुजुर्ग थे, उनका ये माइंड नहीं होना चाहिए था डांटने। अच्छा जी, हसन अब्दाल से कॉल थी। बिल्कुल मांगने वालों को डांटना नहीं चाहिए जी, बल्कि बड़ी ये अच्छी बात होती है कि अगर आपके पास कोई मांगने के लिए आता है। वो मुझे इसी से रेलिवेंट एक बात याद आ रही है कि मत देख फैले हुए हाथों को हकारत की नजर से, कि हर शख्स की चौखट पे सवाल ही नहीं आता। अगर कोई आपके पास मांगने के लिए आता है, अगर आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो प्लीज उसे डांटिए मत, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कौन से जज्बात हैं, वो किस मजबूरी के तहत वो हाथ फैलाने पे मजबूर हुआ है। तो हमेशा जो हाथ जो अगर कोई शख्स फैलाता है, तो ये बात आप ज़हन नशीन रखिएगा कि जो देने वाला हाथ होता है वो अफजल होता है बनिस्बत उस हाथ के जो लेने वाला होता है। तो अगर आपका हाथ देने वाला है तो आपका अफजल हाथ है, तो इस पे प्राउड मत हो। अगर अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया है या दौलत दी है, तो ये आपको ये शुक्राना नेमत है, और अल्लाह ताला का शुक्र आपको अदा करना चाहिए। आजी और इंकसारी पैदा करनी चाहिए, और इंकसारी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, मगरूर हो जाए। अच्छा जी, कॉलर थे लेकिन बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे, लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा, वो बर्दाश्त पे ही मतलब वो बात करना चाह रहे थे आगे चलकर। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है, तो आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली हर बंदा अपनी तो तारीफ ही करता है कि मेरे अंदर बहुत बर्दाश्त लेकिन है। आपने सच्ची बात करनी है। उसकी वजह यह है कि लाइव कॉल्स आ रही हैं और कॉल्स आपके घर से भी आ सकती है। इसलिए आप वही बात कीजिएगा जो नहीं, डेफिनेटली है, क्योंकि जिस डेजिग्नेशन पे मैं हूँ मुझे वहाँ पे बहुत सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। अच्छा। हर बैकग्राउंड के पेरेंट्स आते हैं, अच्छा, ठीक है, कुछ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं, कुछ बहुत ही इलिटरेट भी होते हैं। तो हर बंदे को थोड़ा सा वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट हो जाता है, और हमें फिर उनके लेवल पे जाके उनको समझाना पड़ता है।
इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो गया तो मुझे उस बच्चे के लेवल पे जाके उनको समझाना पड़ता है. तो मतलब मेरी पोजीशन ऐसी है कि आई हैव टू शो पेशेंस एंड टॉलरेंस. सही सही. और डेफिनेटली घर में आपका कितनी आप टॉलरेंस हस्बैंड को कितना तंग करती है. अब हमारे जो गुलाम मुस्तफ़ा मेहरा साहब जो ब्यूरो चीफ हैं, और क्योंकि जो न्यूज के लोग होते हैं ना, इनका काम भी क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीजें, उन्होंने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया, और वो ये है कि घर वालों की बातें कितनी बर्दाश्त करती हैं, इस पे या बात घर करना में कितना बेहद तंग जरूरी करती है. हैं. हाँ नहीं, अब इस बारे में अपनी तो तारीफ ही करूंगी मैं. वो तो खैर आप मेरे फिर हस्बैंड से या मामा से पूछें. अच्छा. तो यही चीज है. सही. लेकिन डेफिनेटली आप इतने मेच्योर हो जाते हैं कि अब इस एज में आपको ये चीजें मतलब सूट नहीं करती कि आप सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा ना सही. करें. बाहर के हमें सब्र और बर्दाश्त का जो दामन है वो हमेशा अपने हाथ में Exactly, पकड़े रखना चाहिए और उसे छोड़ना चाहिए. कॉलर ने दोबारा आपकी तरफ होंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रशीद आलम बोल रहा हूँ हासिलपुर से. जी सर, और क्या मैं अक्सर बात करता रहता हूँ आपके प्रोग्राम में. जी आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, मुझे बिल्कुल पता है. तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा कि घर में अगर औरत बर्दाश्त करे तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और बहुत सारे मसाइल से हम छुटकारा पा सकते हैं. सही ठीक सही. है. आप सबसे बड़ा मसला ये है कि बहू और सास में अगर सास ये समझे कि अगर मैं बहू को तंग कर रही हूँ तो ये मैं अपने बेटे को तंग कर रही हूँ, सही. और वो बहू को अपनी बेटी समझे, क्योंकि बेटियां तो बेगानी होती हैं सही, और बिल्कुल. बेटियों ने तो बहू बन के किसी के और घर चले जाना होता है. सही. तो बहू ही जो है ना वो बेटी होती है. अगर उसको बेटी समझे और वो उसको माँ समझे तो सही. बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं और हमारे घर अमन का गहवारा बने. बहुत Thank you खूबसूरत so बात आपने much की जी. for थैंक यू calling. फॉर कॉलिंग अस. बहू को ये सोचना चाहिए, सास को ये सोचना चाहिए कि कभी वो भी बहू थी और उसको क्योंकि सास भी कभी बहू थी. सास भी कभी बहू थी. अगर वो ये बात को सोच ले तो यकीनन हर घर जो है वो अमन का गहवारा बन सकता है. ऐसा भी नहीं, Especially- कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो बहू है बहुत अच्छी होती है, वो सास बल्कि सास बहुत अच्छी होती है, बहू कोऑपरेटिव नहीं होती. ये भी एक सिनेरियो है जिस पे डिस्कशन की जा सकती है. लेकिन फिर बात तो इल्जाम टोटल औरत पे आ रहा है कि औरत ही अदम बर्दाश्त का मुजाहरा अच्छा, ये करती है. क्यों कहते हैं कि ऐसी सिर्फ बात- औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और बर्दाश्त ये करना अल्लाह चाहिए? ताला ने Why not men? सिनफ नाजिक जो बनाई है, मेरे ख्याल में बर्दाश्त का नाम ही औरत है. शायद इस वजह से औरत को बर्दाश्त करने का कहा गया. औरत पे जब बर्दाश्त करने की बात आ रही है तो बिस्मा बात अपने पे ले रही है कि मुझे ही क्यों कहा जा रहा है कि आप बर्दाश्त करो. तो नहीं, उसकी- ये वैसे एंटी वुमेन है ना, तो मुझे हमेशा होता है कि आप हमेशा अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली औरतों को वो इक्वली इतना स्टेटस नहीं दिया जाता मतलब आदमियों के साथ. नहीं, तो आप ऐसा नहीं है, उसके- ऐसा नहीं है. अगर आप यूरोपियन सोसाइटी को देख लें तो वहाँ पे भी जब ये मैरिड कपल्स होते हैं तो उसमें मेल ही डोमिनेटेड होता है. वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वो औरत ही जो काम करने वाली, जो एक रोजगार अपना कमा रही है वो तो शायद बात कर सकती हो, लेकिन जो एक जिसका घर में मर्द काम कर रहा है वो डोमिनेटेड होता है. ये अच्छा मैम, हमारा आपको लगता माशरा है कि सास कभी माँ और बहू कभी बेटी बन सकती है? मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं अपने घर में देखूं, अपनी मदर को देखूं और अपनी भाभी को देखूं या इवन मैं अपने मतलब इन लॉज की तरफ देखूं तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं भी उनकी मतलब बहू हूं या मतलब मेरे घर में भी कोई मतलब ये बाहर तो से जब कोई आप खुद भाभी आई सास है. बनेगी तब हम आपसे पूछेंगे. लेकिन अभी फिलहाल लेकिन ये मकाफाते अमल होता है कि ये जो मकाफाते करते अमल होता हैं है. वो आपके आगे आता है. अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है ये पैसे लेने के लिए. मैं गुलाम मुस्तफा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा. लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी की बात बर्दाश्त करेंगे तो शायद हम बुज़दिल कहलाएंगे. अगर एक बंदे ने बात की है और उसके बाद अगर हम उससे भी बड़ा जवाब उसको नहीं देंगे या रिएक्शन ऐसा नहीं दिखाएंगे कि जिससे उसको पता चले कि यार मैं भी कुछ हूँ, तो वो तो कहेगा या तो डर गया, ये तो बुज़दिल है. तो आपको लगता है कि ईगो है ना, बर्दाश्त करना अपने अंदर बुज़दिल का नाम है? इतनी ईगो भर चुकी होती है बचपन से लेके जवानी तक. इवन कॉलेज लाइफ में जब बंदा शादी करता है, कि जब बंदा बिजनेस में होता है या जॉब कर रहा होता है, इतनी ईगो होती है कि बंदा समझता है कि देखें आप रोड में किसी को क्रॉस कर जाए वो आपको इतना घूर के देखता है. सही. तो वो हालांकि उसको आप कोई नुकसान नहीं दे रहे होते, कुछ भी उसको आप कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन वो आपको तंग करके. असल क्या है, हमारा माशरा, हमारी सोच बिल्कुल हम टूटा हुआ. मैं पाकिस्तानी माशरे में रहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ बीइंग पाकिस्तानी हम बहुत टूटे फूटे माशरे में रह रहे हैं. हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है और हमें ट्रेनिंग की जरूरत है. हमारी फीलिंग्स टूटी हुई हैं, हमारे Exactly. ख्यालात टूटे हुए हैं बहुत सारी. अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद दोबारा आप करूंगी. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? अपना नाम बता दें और कहाँ से कॉल किए? ये डॉक्टर वकार नाम है और इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बहन, ऐसा है कि इंसान बाहर तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसका असल इम्तहान जो होता है वो घर में उसका जो एटीट्यूड है, उसके घर में उसकी बर्दाश्त कितनी है। सही। बाहर तो जाहिर बात है इंसान निकलता है, मुख्तलिफ लोगों को फेस करता है, सही, तो वहां पे तो कर लेगा। सही। असल जो चीज है वो घर में बहन भाई अजीज सही। रिश्तेदार सही। सही। फेस करें। बड़ी अच्छी बात आपने की जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि घर में बिल्कुल फिर वही बात आ गई कि घर की बाहर तो ट्रेनिंग आपकी बहुत सारी वर्किंग मजबूरियां हो प्लेस पे सकती आपके हैं। बॉस हैं, आपकी हायर अथॉरिटीज हैं, आपने उनकी बात बर्दाश्त करनी बिकॉज यू आर वर्किंग। अच्छा गुलाम उस्मान साहब, एक सेंटेंस बर्दाश्त के बारे में आप क्या कहेंगे? और आप अगर मैं ये कहूँगा कि बर्दाश्त के वाले से कोई खूबसूरत मैसेज दें कौम को, तो क्या देंगे आप? मैं समझता हूँ बर्दाश्त जो है ये हमने किताबों में पढ़ा है और हम जितनी मर्जी इसको डिस्कस करते रहे, ये डिस्कस होता ही रहेगा टॉपिक। तो हमें बस अपनी जाती जो जिंदगी है हमारी उस पे तो जो करनी चाहिए, और अगर हमें कोई हर्ट करता है तो उसको अगर इग्नोर कर दें और अच्छे तरीके से उसको माफ करके आगे बढ़ जाए, वो ज्यादा बड़ी खूबसूरत बात। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह फिर भी किसी प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा नारा हमारे साथ है जी, ब्यूरो चीफ रोज न्यूज के, दुबई के ब्यूरो चीफ हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हमें बाहर के बर्दाश्त का दामन जो है वो पकड़े रहना चाहिए, वो अपने हाथ से उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त का उनसर एक ऐसा उनसर है कि जब वो हमारी सोसाइटी के अंदर पनप गया और ज्यादा होगा तो हमारी सोसाइटी जो है वो अमन का गहवारा होगी। और जब बर्दाश्त हमारे अंदर आएगी तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी बात पे जब हम झगड़ा कर लेते हैं किसी से और फिर वो बात आगे बढ़ जाती है, ये चीज खत्म हो जाएगी। आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो और कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, ढेर सारी बातें उनके साथ होगी, उनका जो प्रोफेशन है उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसको भी हम साथ लेकर चलेंगे, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। टेलीफोन नंबर मैं पहले बता चुका हूँ। एक वक्फे के लिए मुझे कहा जाए, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग सुबह खैर पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं बर्दाश्त के ऊपर, और आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, उसके अंदर जो बर्दाश्त का बड़ा फुकदान है, बर्दाश्त का अंसर जो है वो खत्म होता जा रहा है। हर शख्स ये चाहता है कि लोग उसकी बात बर्दाश्त करें, लेकिन वो खुद किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी की बात को बर्दाश्त करेंगे तो शायद ये बुज़दिली है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप किसी की बात को बर्दाश्त करते हैं तो ये जिंदगी की असल खूबसूरती है और यही हकीकी बहादुरी है। इस पर हम बात करेंगे, और जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका क्या प्रोफेशन है, उनके प्रोफेशन के हवाले से भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के हिस्सा बन सकते हैं जी। टेलीफोन नंबर आप जानते हैं 051-233-1678, और आप अगर हमें कॉल करें आउट ऑफ कंट्री से तो आप डायल करेंगे 009251231678। अच्छा, ब्रेक के दौरान हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया, बिस्मा आप बताएं कौन? हमें ब्रेक में जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वेट लॉस कंसल्टेंट हैं। आजकल हम डेली अपने हेल्थ वाले सेक्शन में लाजमी किसी न्यूट्रिशनिस्ट या वेट लॉस कंसल्टेंट को बुलाते हैं, क्योंकि वेट और ओबेसिटी एक ऐसा इशू है जो आजकल हमें अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है। तो मे आई वेलकम, हम डॉक्टर को वेलकम करेंगे, उनसे आज पूछेंगे कि हम किस तरह अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, एंड रिड्यूस करने के बाद हम उसे किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। सो मे आई वेलकम डॉक्टर मेहरीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग मैम एंड वेलकम टू द शो। आज आपको इनवाइट करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम भूख को कैसे बर्दाश्त करें, जब हम ये चाहते हैं कि हम बड़ा मुश्किल काम है और खवातीन के लिए और ही ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, स्पेशली वो लोग जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं। अच्छा, जब आपको ओबेसिटी होती है तो आपको ज्यादा ही भूख लगती है। बिल्कुल, जैसे आपका टॉपिक है, इसका भी भूख को बर्दाश्त करना। अमूमन लोगों में जो ज्यादा मोटापे के मसाइल होते हैं वो होते भी उनकी कोई एंजाइटी फैक्टर्स के साथ हो रहे होते हैं, कोई जॉब फैक्टर्स हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। आगे चलकर बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। इनके साथ हैं जी मरूफ तजिया निगार हैं,
اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. بہت سارے ٹی وی چینلز پر آپ انہیں گفتگو کرتے سنتے اور دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, بڑی سمجھا کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب قمر چیمہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, زبردست. 3 خواتین میں ہم 2 بندوں کی جو برداشت ہے اس پہ بھی بات ہوگی, اس پہ بھی بات ہوگی. بالکل. اور اگر برداشت کی بات کی جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ مثلا جیسے میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری بات برداشت کرے, لیکن ہم خود کسی کی بات ہرگز برداشت نہیں کرتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری توہین ہوگی اگر میں نے کسی کی بات کو برداشت کر لی, اور ہم اس کو بزدلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. آئی تھنک میں نے اسے تھوڑا سا, کیونکہ میرا جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے, تو میں پڑھاتا ہوں, بولتا لکھتا ہوں, تو میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ لوگ جتنا ہم نالج پڑھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, جو لرن کرتے ہیں, ہم اسے ابزارب نہیں کرتے. صحیح. اگر فار ایگزامپل میں نے کچھ سنا ہے کہ یار دیکھو تمیز سے بات کرو, فار انسٹنس مثال کے طور پہ, تو جب تک میں نے اسے اپنے اندر ابزارب نہیں کر لیا کہ ہاں میں نے واقعی تمیز سے بات کرنی ہے, اسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو اصل ایفرٹ ہے وہ آپ کے اندر, انسان کے اپنے اندر ہے, وہ کس طرح ایفرٹ کر رہا ہے اور وہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہے, اور پھر ہم اس میں بھی سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ میں نے کس سے تمیز سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. سو نالج جتنا بھی ہے, آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ نے اسے ابزارب کرنا ہے اپنے اندر, اس چیز کو اپنے اندر ڈالنا ہے, اور پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروفیشن سے ہیں, کس جاب سے ہیں, کس شعبے سے تعلق ہے. تو پھر آپ زیادہ اپنے آپ, اگر پبلک ڈیلنگ ہے تو آپ کو زیادہ برداشت کرنی پڑے گی لوگوں کے. اس پروفیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹالرنس فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے پروفیشن کے لیے؟ ہمارے پروفیشن میں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ میں ٹیچر ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں, یا میڈیا پہ آتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے سوال کرتے ہیں. میں نے جو چیز محسوس کی, اور میں اس کا خود شکار بھی رہا, اور میں پچھلے 7 سال سے 8 سال سے پڑھا رہا ہوں, میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ بچے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر کا خوف اتنا ہے, یا اس کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے کہ اگر اس کی مرضی کا سوال نہیں آیا, یا سوال الٹا اس نے پوچھ لیا, یا وہ مرضی کا نہیں ہے, تو ٹیچر ایون ڈانٹ دیتا. اور پھر بچوں اور اسٹوڈنٹس کا ٹیچر کا ریلیشن اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ بچے ڈرتے رہتے ہیں, اور پورا سیمسٹر وہ اسی ڈر میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو عدم برداشت میرا خیال ہے فیکلٹی میں یا جو لوگ بولنے والے ہیں ان میں زیادہ ہونا چاہیے, بیکاز بہت سارے پبلک کی جو کنسرنز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ اگر ہم پرانے ٹائم سے کمپیئر کریں اور آج کل کے ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو کمپیئر کریں, تو آپ کو اسٹوڈنٹس کے بہیویئر میں کس طرح کا چینج نظر آتا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی ٹیچرز کا بہیویئر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز بڑی ہے کہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے ایجوکیشن, اس نے وہ ٹیچرز کی وہ عزت نہیں رہنے دی, کیونکہ چیزیں کمرشل ہو گئی ہیں, پیسہ آ گیا, انوالو ہو گیا. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں میں نے کما کے جانا ہے, اور وہ لرننگ فیکٹر بڑا. آپ نے پیسے کی بات کی ہے تو ایک اور کویشچن بڑا اچھا میرے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے, اور جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو کوئی معاشی فقدان ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. کیا ایسا ہے کہ جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ بھی معیشت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, وہ میں اکثر کہتا ہوں, ہمارے بہت سارے دوست کمپٹیٹیو ایگزامس کے پیپر دے رہے, CSS کے, PMS کے, تو میں کہتا ہوں دعا کرنا جب تمہارا پیپر چیک ہونے والا ہو تو وہ مہینے کی آخری تاریخ میں نہ ہو, کیونکہ سر جنہوں نے پیپر چیک کرنا ہے اگر 29-28 تاریخ ہوئی اور ان کو لڑائیاں گھر میں ہو رہی ہوں گی, آپ کا پیپر سامنے آ گیا, تو یہ نہ آپ کی ساری محنت میں پانی پھر جائے گی. تو مطلب دیز فیکٹرز افیکٹ. بالکل. ڈاکٹر مہرین بلال آپ کی طرف بڑھوں گا, اور بھوک کی برداشت کی اگر بات کی جائے, کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں, اور جب آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ بھئی کم کھانا کھائیں, بلکہ جب بھوک لگے گی تو کھانا تو کھانا پڑے گا, تو جب بھوک لگے گی تو کم کھانا کھائیں گے تو ظاہر ہمیں بھوک کو برداشت کرنا پڑے گا. تو کیسے کرنی چاہیے ہمیں بھوک برداشت؟ اس میں یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کو سیلف کنٹرول کا بار بار کہتے ہیں, جیسے عدم یہ جو برداشت ہے ہر ایلیمنٹ میں, چاہے ایک فیملی ہے, آفس ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, ہر چیز میں. صرف موٹاپے کو, شوگر والے کو کہتے ہیں چینی سے پرہیز کرے, تو برداشت کرے. ایک اندر سے جو ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے کریونگ ہو رہی ہے بہت زیادہ میٹھے کی, مجھے کریونگ ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ میں نے ایک برگر کھانا ہے, اس چیز کو برداشت کرنا. جو لوگ اس برداشت کو, سیلف کنٹرول کو سیکھ جاتے ہیں نا, ان کے لیے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا, اپنی نارمل روٹین کو رکھنا, جاگنا, سونا, ملنا ملانا, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہم بار بار کہتے ہیں, کلائنٹ ہمیں کہتے ہیں بعد میں کہ نہیں برداشت, اور آج بہت کریونگ ہو رہی ہے, بس آج کچھ کھانے دیں, آج چیٹ ڈے کرنے دیں. لیکن ان کو ڈائٹ پلان میں بھی آپ کا چیٹ ڈے ایک ہوتا ہے. ایک دن ہم کہتے ہیں آپ ایک دن چیٹ ڈے کریں, لیکن اس کو ڈیلی بیس پہ نہ, ہم کہتے ہیں برداشت کریں. اچھا, برداشت ایک
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 5 दिन 6 दिन बर्दाश्त कर जाते हैं, आपकी 6-7 डे हैबिट हो जाती है, सही, क्योंकि वो आपकी बॉडी यूज टू, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। बर्दाश्त की बात पे रहीला अली हमारे साथ हैं और काफी देर से हमें बर्दाश्त कर रही हैं, और खवातीन के लिए जो है ना, दूसरी खातून को और फिर बहुत सारी जब बातें हो रही हूँ वहां पर चुप करके बैठना और इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक कॉलर है, उसके बाद दोबारा आपकी तरफ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी हूँ, और भी ऐसी ये बात भी नहीं है, लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि आपकी लाइन फारिग होगी तो मैं आपसे बात करूंगी। आपने जो आज का टॉपिक है बर्दाश्त पे, तो बेटा बर्दाश्त औरत का एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मैं कहती हूँ उसको अल्लाह ताला ने एक अच्छा रिस्क में भी रखा हुआ है। कैसे? बेटी है तो वहाँ माँ बाप के घर में उसकी बर्दाश्त है, बेबी बनती है तो उसमें है, जब माँ बनती है तो उसमें है, तो जब सास बनती है तो उसका वो स्टेज होता है, तो उसे बहुत ही बर्दाश्त करना होता है और अपनी फैमिली को देख के चलना होता है। आपने बात बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, शहर का नाम नहीं बताया, कहाँ से आपने कॉल? क्या बोल रही हूँ? इस्लामाबाद से। जी, इस्लामाबाद से आपने कॉल की जी, बड़ी अच्छी बात आपने की, और आपकी बातें हमने भी बर्दाश्त की हैं, और क्योंकि यहाँ पर हम बर्दाश्त ही की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो भर के हमें बर्दाश्त करना होता है, और बर्दाश्त करना ही इंसान की जिंदगी की भी खूबसूरती है और हमारी सोसाइटी और माशरे की भी खूबसूरती है। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। रहीला अली आपकी तरफ आऊंगा। जैसे कि उन्होंने हम ये बात कर रहे थे कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, हम उसका बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मुआशी प्रॉब्लम जिसका हम शिकार हो जाएं, या वो अर्निंग जो हम तवक्को कर रहे होते हैं वो ना हो, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि मसला ये है कि जो रवैये हैं वो भी मईशत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बेशक, और रवैये आपके सिर्फ अपने नहीं बदलते, जो बल्कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके भी बदल जाते हैं। अच्छा जी, पैसा देखिए, लोगों की बात करें, खास लोगों की बात कर रही हूँ। पैसा तो हाथ की मैल है, आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को स्पेस पे इज्जत दे रहे हैं कि उसके पास पैसा है, या आप खुद इतना मतलब वो हो रहे हैं कि जी प्राइड फील कर रहे हैं कि मैं जी आज मेरे पास बहुत पैसा है, मे भी कल आपके पास ना हो। नहीं, ये चीज आपने महसूस किया है ना कि जब आपके मुआशी हालात बेहतर होते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, और जब मुआशी हालात में कोई खराबी पैदा होती है, कोई कमजोरी पैदा होती है, तो फिर लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है आपकी तरफ। लोगों का बिहेवियर भी चेंज होता है, लेकिन आपका अपना बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो तो डेफिनेटली हो जाता है। देखिए, जब आपके पास पैसा आ गया, दोनों सूरत हाल है। जब कभी आपके पास पैसा आ गया तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब अगर आपके पास मतलब पैसे नहीं है तो लोगों का बिहेवियर, जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बुरे वक्त में ही आपको अपने ऊपर आए का पता चलता है। और अगर हम देखें, जब हम अगर मतलब ड्राइव कर रहे हो, किसी सिग्नल पे खड़े हो, तो जब हमसे मांगने वाले आते हैं, खासकर रमजान में लोग टॉलरेट नहीं करते, उनको कर देते हैं बहुत बुरी तरह से, तो वही एक तो उनको रोजा लग रहा होता है, और सेकेंडली क्या कि क्योंकि वो गरीब बंदा है, वो मांग रहा है। अच्छा, रमजान में मैंने सबसे ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स पे ड्राइवर्स को लड़ते हुए देखा है, एग्जैक्टली, वो तो गाड़ी से बाहर निकल के और वो गिरबान पकड़ के प्रॉपर लड़ना शुरू हो जाते हैं गर्मियों के रोजों में। तो एक तो गर्मी, ऊपर से रोजा, और एक बर्दाश्त वाला फैक्टर ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर मेरीन बरान, वेट लॉस की जब हम बात करते हैं तो लोग जो चाहते हैं कि वो सब कुछ खाएं और वेट कम करें। आज वैसे जब आप डाइट की बात करती हैं तो आप ये कह देती हैं जी फलां चीज भी ना खाएं फलां। आज आप कुछ ऐसा बताएं कि सब कुछ खाएं और वेट लॉस करें, कुछ खास हो आज तो। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप ना खाएं, सही, हम कहते हैं खाएं, एक मिकदार में खाएं और एक वक्त पे खाएं। वक्त पे खाएं, और जो लो कैलोरीज हैं उनको लें, आप फैट्स कम लें, और बुनियादी तौर पे 4-5 चीजें आप रखें अपनी रूटीन में। एक, आप अपनी वर्कआउट रखें, आप फिजिकली यू शुड बी एक्टिव, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका स्टमक ठीक होना चाहिए, ये बेस लाइन अपनी स्ट्रॉन्ग करके वाटर इनटेक आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप खाएं। लेकिन वही चीज है, मिकदार का तयन करें, बहुत ज्यादा ना खाएं। आपको पता है जो बहुत हाई कैलोरी चीजें हैं उनको कम इस्तेमाल करें, जंक फूड हफ्ते में 1-2 दफा इस्तेमाल करें, ज्यादा मिठाइयाँ, बर्फी, बेकरी आइटम्स, ज्यादा तली हुई चीजें, आजकल बहुत लोगों को, हर किसी को आई थिंक पता है कि समोसे, पकौड़े, ये चीजें नुकसानदेह हैं, इनको कम खाएं या ओकेजनली खाएं। और जो क्लीन ईटिंग है, हेल्दी ईटिंग है, ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा वेजिटेबल्स, गुड प्रोटीन्स, लो फैटी डाइट, इनका इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि लाइक लोग जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, और आजकल आपको पता है हमारी सोसाइटी में वो वेट इतना उन्होंने लोगों ने किया कि लड़की का वेट ज्यादा है, तो ये वो एक सोसाइटी प्रेशर जो होता है,
तो आपको क्या लगता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है कि आपका वेट इंक्रीज करने में, एंजाइटी, डिप्रेशन, कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, कुछ केसेस में इंक्रीज भी होता है, कुछ में आपका लॉस होता है वेट, तो आपको लगता है वो क्या फैक्टर कितना? देखिए, एक तो इन चीजों की वजह से अव्वल तो वेट इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, और जब ये फैक्टर आने शुरू होते हैं तो एंजाइटी से वेट मजीद इंक्रीज होता है या तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर उसमें आपका ज्यादा हो जाता है। अब क्योंकि लोगों को ये बहुत अवेयरनेस है कि जी अच्छे कपड़े पहनने हैं तो स्मार्ट नजर आए, सेहत ठीक करनी है तो वेट अपना कम करना है, और फिर दूसरी जगह पे ये फास्ट फूड का भी ट्रेंड इतना ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा लोग वेट कॉन्शियस हो। सही हो गया। वेट कॉन्शियस की आपने बात की तो कमर चीमा साहब भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले वेट ही की बात कर रहे थे, तो कमर चीमा साहब से पूछते हैं कि उन्होंने वेट कैसे कम किया अपना? मैंने तो कोई कम नहीं किया। देखिए मैं तो मुझे तो रात में भी मेरी भाभी कह रही थी, मैं ये बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन छोड़ा कि आप खुद बस एक्चुअली इसमें ये है कि वो आपकी बात सही है, जब आप किसी में खुश हो रहे होते हैं आप बढ़ रहा होता है। सही। और मैं थोड़ा ज्यादा खुश आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशी है, मतलब उस पर बात करें। थोड़ा सा देखिए, हर इंसान की जिंदगी में बेंच मार्क्स होते हैं ना, आपने ये करना है ये करना है, तो मैं समझता हूँ मैंने जो बेंच मार्क्स लेने थे वो थोड़ा ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जिंदगी ठीक चल रही है, तो आई एम हैप्पी विद ऑल व्हाट इज अल्लाह ने जो शुक्र अल्लाह ताला का। तो एक तो ये होता है, दूसरा फिर आप काम कर रहे होते हैं तो देन आपके जब इंटरेक्शन पब्लिक से होता है तो वो उसका भी एक बड़ा आपको पॉजिटिव फीडबैक आ रहा होता है पब्लिक से, एंड जो आपका पब्लिक से फीडबैक आता है उससे आपकी वो जो है ना, आप ज्यादा यू फील एनर्जेटिक। सही। अच्छा, एक और बात है, बाज लोगों को वैसे ही अच्छी भी लगती है, मतलब कि थोड़ा सा मोटापा, हाँ थोड़ा सा अच्छी लगती है। अच्छे कॉलर दोबारा आप होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं जी कामरान बात कर रहा हूँ, कोहिनूर मिल, रावलपिंडी से। जी रावलपिंडी से कामरान साहब आपने कॉल की, क्या जानना चाहेंगे? आज हम बर्दाश्त पर बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी। मैं बिस्मा से कहूंगा कि गाना सुना देना, सुन की आवाज थोड़ी सी सुनी थी कहीं से, तो अभी फिर मुझे। अच्छा जी, जरूर जी, आपकी फरमाइश जरूर बिस्मा, आपने सुन लिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। अच्छा जी, मैं जी बात कर रहा था कि बाज लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी ओबेसिटी जो है वो अच्छी भी लगती है। और मैं सर मेरे इशू में ये है कि मैं तो फील नहीं करता, मैं वो चीजों की परवाह बहुत कम करता हूँ, केयर कम करता हूँ। अच्छा। तो मतलब थिंग्स एज इज गोइंग चल रही है, मैं कोई ऐसा जैसे ये मैडम कह रही है वर्कआउट करना बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसका बड़ा हमायती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए मैं शाम को जॉगर्स पहन के शॉर्ट्स पहन के घूमता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ इतना ही है, मैं काम करने चला गया तो वो किट पहन ली और चले गए मार्केट, थोड़ा सा घूम फिर के आ गए, लेकिन एक्चुअली उससे कोई ग्राउंड में चक्कर लगाने से ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं खुश रख लेता हूँ कि जी मैंने भी शाम को जो है ना वो निकला था बाहर। तो दूसरा ये कि मेरे शायद जैसे आप मेरी एग्जांपल दे रहे तो मैं काम ना होने की वजह ये है कि अलामती तौर पे नहीं निकलना होता, ये प्रैक्टिकली निकलना होता है, और साइकोलॉजिकली बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है जब आप ये सोचें कि मैं वॉक कर रहा हूँ और वो फिर उसमें लगे कि आप यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सारी चीजें इसके साथ मैच करें। अच्छा, एक वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो वक्फे से वापस आएंगे तो डॉक्टर महरीन बिलाल आपकी तरफ आऊंगा, आपके प्रोफेशन के हवाले से बहुत सारी बातें अभी और करना बाकी हैं, और जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट बढ़ाना भी चाहते हैं, उस पर बात करेंगे जी। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग सुबह खैर पाकिस्तान। हाँ जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जी कि हमारे मुआशरे के अंदर बर्दाश्त का बड़ा फुकदान है, छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ा कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और सोसाइटी के ऐसे इश्यूज, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के हिस्सा बन सकते हैं। 051-233-1678 हमारा टेलीफोन नंबर आप जानते हैं, और आप अगर हमें कॉल करेंगे आउट ऑफ कंट्री से तो आप डायल करेंगे 009251233167। सुबह खैर पाकिस्तान फेसबुक पेज हमारा लाइक फरमाएं, और रोज टीवी स्पेस पाकिस्तान हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, और आप देख सकते हैं हमारे करंट अफेयर के प्रोग्राम्स, हमारे इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, तमाम प्रोग्राम्स डेली अपलोड होते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा सुबह खैर पाकिस्तान रात 2 बजे रिपीट भी होता है, आप देख सकते हैं। और अपनी राय का इजहार हमें करें, हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप देखते हैं हमें, जो आप हमसे सुनते हैं, जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उसमें अगर कुछ चीज आप ऐड करना चाहें या कुछ आप चाहें कि वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आप हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा टेलीफोन नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीमा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। जैसे हमने बात की थी कि मुआशी जो सूरत हाल होती है उसका कितना किरदार है हमारे रवैयों
کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے. مثلا یہ کہ معاشی طور پر اگر آپ اچھے ہیں, کمزور ہیں یا اسٹرانگ ہیں, تو وہ کتنا امپیکٹ ہے آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر معیشت کا؟ ڈیفینیٹلی جی, بڑی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میڈم بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا بیہیویئر اور ہے, اور ہیں تو بیہیویئر اور ہے, اور کس طرح کی پھر آپ لائف اسٹائل وہ اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایشوز ہیں, ان کو حل کیا کرنا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے, جو میں آبزرو کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بڑی کمی ہے. ڈائلاگ کی اس طرح کمی ہے کہ فار ایگزامپل اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے جو ہیں اگر وہ ماں باپ سے اپنی ڈسکشن نہیں کر رہے, اگر بچوں کا یا فیملی کا کھانے کی ٹیبل میں انٹریکشن کم ہے یا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ فیملی میں پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح کی گرومنگ اور براٹ اپ کریں, کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم کس طرح کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم آپ کی یہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. تو عدم برداشت کا جو بات ہے, جو لیکچر ہے, اور یہ صرف عدم برداشت کا مراد صرف معاشیات سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی دہشت گردی اور جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں کتنا زیادہ ہیں وہ, اور ابھی جناب باجوہ نے پچھلے دنوں ہمیں بلایا ہوا تھا اس ڈسکشن کرنے کے لیے کہ ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز کو کیسے کم کریں. اور ابھی بہت ساری یونیورسٹی میں بہت سارے بچے ہیں جو اسٹڈیز کو چھوڑ کے دہشت گردی کی طرف آئے ہیں. تو وہ جو رجحانات بچوں میں یونیورسٹیوں میں پائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے یونیورسٹی میں بچہ چلے جائے تو بڑا اس کی سیانہ ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال سے سمویئر جب بچہ اپنے ماں باپ اور ٹیچرز کے ریڈار سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح, بڑی اچھی بات آپ نے کی. اچھا, عدم برداشت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں, اس کا سولوشن کیا ہے؟ میں نے بھی بات کی, میں نے کہا ڈائلاگ کرنا چاہیے. ڈائلاگ مسنگ ہے ایکچولی, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ڈائلاگ مسنگ ہے. اسی طرح فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کے درمیان ڈائلاگ مسنگ ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر کسی بچے کے دماغ میں کوشچنز آ رہے ہیں تو کیا پیرنٹس پہلی بات ہے واقعی جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے پیرنٹس میڈیوکر ہیں, ان کی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ چلے جائیں میجورٹی لے بات کریں تو وہ جو ماڈرن کوشچنز ہیں, کیا وہ واقعی پیرنٹس اپنے بچوں کے کوشچن ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ون سیکنڈ, کیا واقعی پیرنٹس یا ٹیچرز اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی کوشچن ایڈریس نہیں کر سکتا تو کیا پڑھنا ہے, کس کو سننا ہے, کس کو نہیں سننا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بچوں میں اور پیرنٹس میں اور ایون ٹیچر اسٹوڈنٹس میں وہ ریلیشن شپ ہی ڈسٹروائے ہو گیا کہ وہ ان کو اتنی ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ ختم ہو گیا؟ بسما اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کو یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کا فیملی میں اگر پیرنٹس اور بچوں کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے تو کس سے انٹریکشن ہوگا؟ اسی طرح بچے یہاں ٹائم گھر گزارتے ہیں یا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. اور اس میں نے کیونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی ہے ان کا اپنا اپروچ بھی ہے جو ہے وہ کمپرومائز ہے بہت سارے ایشوز پہ. وہ ہسٹری, کلچر, بہت ساری چیزوں کو انفلوئنس کرتی ہیں, شاید اتنی اچھی رائے نہیں دے سکتے, تو اس پہ بھی گرومنگ ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے کہ اس پہ گرومنگ ہونے کی بالکل ضرورت ہے. اور ڈاکٹر مہرین بلال, وہ لوگ جو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ سلم ہیں, اسمارٹ ہیں, تھن ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہیلدی ہو جائیں, مثلا تھوڑا سا اوبیسٹی میں آ جائے, تھوڑا سا فیٹی دیکھنا, وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر چبی لک ان میں آئے گی تو وہ خوبصورت نظر آئیں گے. حقیقی خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ کا انسائٹ اچھا ہونا چاہیے. جب ہم ایکسٹرنل بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو حقیقی جو بیوٹی ہے وہ تو آپ کی انر بیوٹی ہے. تو لیکن اگر ایکسٹرنل بیوٹی کی ہم بات کرتے ہی ہیں تو وہ لوگ جو تھن ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا چبی لک ان میں آئے اور وہ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس میں دو چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, جو ہم عموماً پیشنٹ کی جب فوڈ ہسٹری ان کی سوشل ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے, ہمارا کچھ لائف سٹائل اس قسم کا ہے کہ ہماری خوراک بہت زیادہ کم ہے. وہاں سے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جب خوراک ہے ہی کم تو رزلٹ میں ان کا ظاہر ہے کہ انڈر ویٹ ہیں, میل نیوٹریشن ہے, ان کو انڈر نرشڈ ہیں, ان کو تھوڑی سی خوراک ہم بڑھاتے ہیں, کھانے پینے پہ لگاتے ہیں. مختلف فیکٹرز ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا, میٹنگز ہوتی ہیں, جاب کا پریشر ہے, نہیں کھاتے تو ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. ان کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کر کے ان کو کہتے ہیں آپ کھائیں, آپ کو کچھ بھی ہے آپ لیں, ہائی پروٹینز لیں, ہائی کیلوریز لیں, وقتاً فوقتاً آپ کھائیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو بھوک لگے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی, ان کو بھوک لگے سکتے کہ جو لوگ کمزور پتلے ہیں ان کو تو ایکسرسائز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. ان کو تھوڑی سی ایکسرسائزز بالکل لائٹ سی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنا مسل ماس کو بلڈ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے وہ جب تھکتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے تو پوسٹ ورک آؤٹ ان کے لیے کھانا آسان ہو جاتا ہے.
दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो सब कुछ खाते हैं, पता नहीं फिर भी वेट गेन नहीं होता। मैंने ये देखा है कि वो लोग ज्यादा हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ खाते हैं। अब उस सूरत में ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब सब कुछ खाया तो गया कहाँ? ठीक है, तो उस सूरत में आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। हो सकता है उनको मैल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो या फिर उनको IBS का प्रॉब्लम हो, यानी वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनकी बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। सही हो गया। उनको बज़ाहिर लगता है कि हमने सब कुछ खाया है। तो दो तरह के लोग हैं, एक वो जो नहीं खाते, काइंडली वो खाएं, और जो खाते हैं और उनको नहीं लगता तो वो जरूर अपने डॉक्टर को विजिट करें एंड देन अपनी डाइट को थोड़ा प्रॉपर करें। खाएं जरूर, लेकिन बड़ा ध्यान से खाएं, बड़ी एहतियात से खाएं, और ग़िज़ा ही खाएं, किसी दूसरे का सर न खाएं। रहील अली आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक में ये बता रही थी कि इन्होंने अपना वेट, आपने ब्रेक में बताया था कि आपका वेट बहुत ज्यादा था, 117 kg, तो वहाँ से भी आप 70 kg पे आई हैं। तो ये करिश्मा कैसे हुआ, इस पे भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। बस डाइट प्रोटीन ली है मैंने। अच्छा। और स्टार्टिंग में तो वर्कआउट किया था, अब आजकल थोड़ी सी रूटीन हेक्टिक है तो कोई वर्कआउट नहीं हो रहा ऐसे। सही। लेकिन ये है कि प्रोटीन डाइट और हेल्दी डाइट ली है मैंने। अच्छा। बीच में नो डाउट चीट डेज किए हैं, अगर वो ना करती तो मे भी अभी मैं 60s में होती। अच्छा अच्छा। चीट डेज तो फिर किए हैं मैंने। अच्छा। बस हेल्दी लिया, तो अब यहाँ पे वो टॉलरेंस आ गई, क्यों आता है क्योंकि डेफिनेटली 117 से 70 पे लाई हूँ। तो जब वो घर वाले सब अच्छा खा रहे होते हैं, बिरयानी एंड ऑल दैट, तो वो चीज है, पराठे वगैरह। और अभी एक कॉलर ने कहा था आपका गाना, तो वो तो काइंडली सुनाइए। जी जरूर, मैं हमारे कॉलर ने फरमाइश की है तो मैं जरूर गाना सुनाऊंगी। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो, आकाश का सूनापन मेरे तन्हापन में पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरा गीत अमर कर दो। चलो जी, कॉलर की फरमाइश थी। अच्छा कमर जी साहब आपकी तरफ आऊंगा। जैसे आपने ये कहा था कि डायलॉग जो है इसका अच्छा सोल्यूशन है, कि वो बर्दाश्त का जो मादा है वो आता है, लेकिन अगर एक तो अगर उन लोगों की बात की जाए जो इलिटरेट हैं, तो उनके साथ कैसे डायलॉग हो सकता है? और वो दूसरी फिर एक और बात है कि आपको लगता नहीं कि लिटरेसी रेट अगर हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ जाए और ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनके अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? वही लोग तो चैलेंज हैं, उन्हीं को तो डील करना है। अच्छा। ज्यादा लोग तो आप तो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान है, उस बंदे को कैसे बर्दाश्त करना है जो एक्चुअली जिसके पास ही। मेरा ख्याल है ये आप जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की जो पढ़े लिखे हैं, उनको इस चीज में डिस्कशन करना चाहिए। जब अगर आपके घर में काम करने वाली आती है, वो अनपढ़ है और वो उनको कुछ पता नहीं है और वो एजुकेटेड भी नहीं है और वो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, या कहीं और किसी मुआशरे में किसी हिस्से में भी, इवन के सियासी जगहों पे देखा जाए, मुआशरती जगहों पे देखा जाए, तो मेरा ख्याल है उन लोगों से ज्यादा टच रहना चाहिए। और जैसे देखा जाए कि आप जिस तरह पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इस मंजरनामे में जो लीडरशिप का जो स्टाइल है बात करने का और उसको जो पब्लिक आम आदमी उसको जो रिसीव कर रहा है, आई थिंक वो
बात नोट करने की भी। और फिर लोग तो पॉलिटिशियन चले जाते हैं, लोग बाद में लड़ते रहते हैं, देखो तुमने क्या किया, हमने क्या किया, तुम्हारे लीडर ने, हमारे लीडर ने, और ये बड़ी नॉर्मल बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर भी बर्दाश्त नहीं है। नहीं देखिए जी, बर्दाश्त की एक चीज तो नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, घर में, बाहर, जॉब, वर्क प्लेस, पॉलिटिशियन, कहीं भी चले जाए। और सियासतदान जब अभी फॉर एग्जाम्पल आज का चौधरी निसार और जो ख्वाजा आसिफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो बर्दाश्त चल रहा है, वो कह रहे हैं मैं बाहर हूँ और ये अंदर है, और वो बाहर से बैठ के जो है ना वो गवर्नमेंट को तंग बातें कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन्हें जवाब नहीं दे रही। सो ये अब गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, चौधरी निसार से नहीं बर्दाश्त। सो इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं, ये सियासी हो, कहीं किसी लेवल पे भी हो। फिर मेरा ख्याल है इसमें ये है कि जितना ज्यादा डिसिप्लिन होगा उतनी ज्यादा बर्दाश्त। फॉर एग्जाम्पल फौज में बहुत डिसिप्लिन है, कभी कोई बात बाहर नहीं निकली, इवन जनरल साहब रिटायर्ड भी हो जाए तो बाहर जाके बात नहीं करते कितना पैसे हुआ था। तो मेरा ख्याल है चीजों को बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन मैटर करते हैं कि मेरा अगर आपसे इस चार दीवारी के अंदर इख्तलाफ है तो वो इधर ही है, हम बाहर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल्स इजाजत नहीं देते और ये मैनर्स भी नहीं है कि जो हमारी यहाँ की बात है हम बाहर जाकर लोगों को भी करें। तो मेरा ख्याल है जितनी ज्यादा अच्छी आपकी एजुकेशनल ब्रॉटअप है, जितना आपने मैंने जैसे बताया नॉलेज को अब्सॉर्ब किया, उतना ज्यादा मैनर्स को थोड़ा ज्यादा अप्लाइंगे भी और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, मेरा डॉक्टर महरीन से क्वेश्चन है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, मैंने जनरली देखा है, बिकॉज आई पर्सनली फेस दैट, कि आपकी स्किन, आपके बाल अफेक्ट होते हैं उससे, मतलब वेट तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन आपको साइड इफेक्ट उसके आ रहे हैं। तो आप जो डाइट प्लान देती हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी स्किन और आपके बाकी चीजें इफेक्ट ना हो अगर आपका वेट रिड्यूस भी हो रहा है? तो बिस्मा, बाल जो है जाहिर है अगर आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है डेली बेसिस की वो अगर आपको नहीं मिल रही तो उस सूरत में यकीनन आपको साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। अब हमारा वही गेम है सारी कैलोरीज की, कि अगर एक नॉर्मल बंदे को 1800 कैलोरीज चाहिए तो एक जो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट होगा वो उसको 1800 से कम करके उसको 1400 या 1500 पे ले जाएगा। लेकिन एक घर में बैठा बंदा जब इंटरनेट से 1000 कैलोरी 600 कैलोरी का प्लान निकालेगा और वो खुद से 600 कैलोरी का होगा तो रिक्वायर्ड है कि वो 1400 कैलोरी खाए, उसकी जगह वो 600 कैलोरी खा रहा है। तो ये जो दरमियान का गैप वो करता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद उसको साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप डाइट प्लान में साथ मल्टीविटामिन भी देती हैं? मल्टीविटामिन हमारी कोशिश होती है कि हम डाइट में ही ऐसे आइटम्स दें जिससे कि उनके सारे विटामिन और मिनरल्स पूरे हो जाए। फिर इन एडिशन जो बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग होते हैं उसको हम मल्टीविटामिन या साथ में सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है, अच्छा जो लोग खुद से करते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ना, एजिंग इफेक्ट आना शुरू हो गया, रिंकल्स बनने शुरू हो गए, हमारा मोस्टली मसला है कि हम डाइटिंग को क्रैश डाइट्स कर लेते हैं, बिल्कुल फेड डाइट्स पे ले जाते हैं, क्रैश डाइट्स पे ले जाते हैं, टारगेटेड वेट लॉस होता है। कजन की शादी है, 2 माह बाद तो मैंने 20 किलो वजन कम करना है, मेरी अपनी शादी है जी 2 हफ्ते के बाद तो मैंने टमी फैट कम करना है। लोगों में देखे कि वो खाते सब कुछ है, ये मुझे डाइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, वो फिर इंड्यूस करते हैं वॉमिट, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, कि हमने जो खाया वो हमें वॉमिट हो जाए, वो हमें लगेगा नहीं, हमने जो खाना था वो भी खा लिया एंड देन हमने वॉमिट कर ली, वो खुद करते हैं। बड़ी गलत चीज है, बड़ी बिल्कुल, ये मैंने डिसऑर्डर है, देखा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिस्टम है वो खराब हो सकता है और आपके जीआईटी अपसेट। एग्जैक्टली, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। वही चीज है हमने स्टार्टिंग में बात की कि बर्दाश्त नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पहले सब कुछ खा लिया और उसके बाद आप फिर वो कह रहे हैं कि अब जी बस कुछ भी नहीं लिया। इसकी एक बहुत ईजी टिप हो सकती है, अगर आपको ये प्लान है कि आज मैं किसी डिनर पे जा रहा हूँ, जो यूजुअली मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, आपको पता है आज आपने किसी दावत पे जाना है, कहीं डिनर पे जाना है, आपसे नहीं रेजिस्ट हो पाएगा, तो आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच लाइट ले लें एंड देन आप अपना डिनर कर लें और अगले दिन आप वर्कआउट कर लें ताकि पिछले दिन की कैलोरीज आपकी बैलेंस हो जाए। और अचानक आपके घर गेस्ट आ गए हैं, कोई अननोन कोई फंक्शन आ गया जिस पे आप प्लान नहीं थे, तो एटलीस्ट उसके नेक्स्ट डे फिर आप हलवा पूड़ी ना खाएं, पराठा अंडा ना खाएं, थोड़ा सा पिछले दिन की कैलोरीज को आप बैलेंस करें कि अगर एक दिन मैंने 1400 की जगह 2000 कैलोरीज खा ली हैं तो नेक्स्ट डे मैं उन कैलोरीज को थोड़ा बैलेंस कर लूं। जो लोग ये चेक एंड बैलेंस समझ जाते हैं कि कैलोरीज ज्यादा कम खा लिया, वर्कआउट कर लिया, कैलोरीज बर्न कर ली, वो इस चीज को समझ आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की बहुत जरूरत है कि आपका वेट दिनों में या महीनों में उस टारगेट तक नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इट विल टेक टाइम, जिस तरह वेट टाइम बढ़ता है टाइम के साथ, उसी तरह वो टाइम भी लेगा अपनी वापस जगह आने। डाइट्स वाले वेट वापस भी ले आते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल तो वही होता है, सिर्फ उन्होंने कुछ अरसे के लिए मुंह बंद किया हुआ होता है, फेड डाइट्स की होती है और फिर जब वो खाते हैं वो फिर डबल खाते हैं। अच्छा, ये जो डाइट 7 एंड ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स खाने की बात की तो मुझे एक हकीम लुकमान के कॉल याद आ रहा है। हकीम लुकमान ने बड़ी अच्छी बात की, जब हम खाने की बात करते हैं तो हमें हमेशा इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि इंसान जो है वो
जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। और हकीम लुकमान ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा था कि इंसान जो है ना वो अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। तो जरा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि जब हम खाते हैं उस वक्त हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और हम खाए जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी आपने जो हमें मैदे की मेडिसिन दी थी उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, हालांकि उसके अपोजिट हम ऐसी बहुत सारी चीजें खा रहे होते हैं जो हमारे मैदे को नुकसान दे रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मेडिसिन भी खा रहे होते हैं जिससे हमें ये हम तवक्को कर रहे होते हैं कि उससे हमें फायदा होगा। तो वो फायदा आपको हरगिज नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो आपको टेम्परेरी या उसके ट्रांजिट इफेक्ट वक्ती तो आपको फायदा उसका होगा, लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि परहेज बाहर कहते हैं कि इलाज से बेहतर है, तो हमें परहेज करनी चाहिए। जहां हम बहुत सारी और चीजों से हम परहेज की बात करते हैं, तो आज हम जो ग़िज़ा है उससे परहेज की बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम परहेज करें तो मैं ये समझता हूँ कि हम 70-80% बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और हमारा जो डॉक्टरों के पास हर रोज का जो चक्कर आने जाने का ये भी कम हो सकते हैं। रहीला अली, आपकी तरफ बढ़ूंगा। पहले तो आप ये बताएं कि जो परहेज आपने की और जिस तरह आपने वेट कम किया, थोड़ी सी अपनी प्रोटीन डाइट की भी बात करें, और दूसरा ये भी हमें बताएं कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। अब तो बर्दाश्त हो गई है डाइट कर करके 2 ईयर से, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेट जो है वो मेंटेन हो गया, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर मी टू लूज। आपका टारगेटेड वेट कितना है, मतलब कितना 60s, विद इन 60s होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू BMI आपका कितना होना चाहिए? वो तो 50 समथिंग। अच्छा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट मुमकिन, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ दोबारा आपकी तरफ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं कुछ न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ। मैं आपको तकरीबन हर दूसरे जी जी, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज रखा है। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच। जी, और आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है। बाकी बर्दाश्त हम सबको करना चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए। और अपनी सबसे बड़ी बात है उसमें ये है कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को सामने रखना चाहिए कि उन्होंने कितना दरगुजर किया, कितना बर्दाश्त किया, उतनी बड़ी मिसाल कायम की है कि उनसे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। और वैसे भी मैं एक जगह पढ़ रही थी कि मुआफ़ी बेहतरीन इंतकाम है। सही। तो ये है। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा ये एक और रखा है कि बच्चों के सिलसिले में तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। आप यकीन करें, हम लोग मैंने अपने घर में ये रखा है कि जब खाने की मेज पे सारे बैठे हैं तो सेल फोन बिल्कुल अलाउ नहीं, किसी किस्म का भी बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं कि वो सेल फोन इस्तेमाल करें। और सिर्फ दिक्कत होती है, खाना खाते हम लोग और डिस्कशन होती है बच्चों की स्टडी के बारे में, और घर की कोई बात हो, बच्चों से मशवरा लिया जाता है। और वाकई ये अगर बच्चों के साथ गुफ्तगू की जाए तो इससे आप में बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान दूरी खत्म होती है। सही, बड़ी अच्छी बात आपने की। उम्मे कुलसूम न्यूयॉर्क से आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत काफी मरतबा आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर चुकी हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। उम्मे कुलसूम ने न्यूयॉर्क से कॉल की थी और जब उन्होंने बिस्मा के लिए कहा कि आप प्यारी लग रही हैं तो उस वक्त मेरी भी बर्दाश्त जो थी वो ये वो आपके दिमाग में गलत बातें डालती हैं। आप जो है ना अपने आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? मैं सुबह से जब से बैठा हूँ आपके पास, आप डॉक्टर साहब ना करें ऐसे। अच्छा, अब आपने कह दिया, अब आपने कह दिया अब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कॉलर की मैं बात करूँ, जब कॉलर ने ये कहा है तो उस वक्त जो मेरी बर्दाश्त थी वो यकीनन। अच्छा, जो कॉलर कभी मेरी तारीफ करेंगे उन्होंने साथ डॉक्टर साहब की लाजमी करनी, क्योंकि उनकी बर्दाश्त से बाहर है कि उनकी तारीफ नहीं हुई। सही। अच्छा रहीला अली, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो मसला यह है कि आपने वेट कम किया और भूख को बर्दाश्त किया। अच्छा, आप बताते कि आपके डाइट प्लान में देसी घी का प्रोटीन डाइट मोस्टली है, लाइक तो आप सुबह नाश्ते में उसको लेती हैं? अब जैसे 1 कप ब्लैक कॉफी ले ली मैंने विदाउट शुगर एंड मिल्क, ब्लैक कॉफी, और साथ में या तो 2 अंडे जो है वो देसी घी में फ्राई करके ले लेती हैं। अच्छा। या फिर बॉइल्ड एग्स ले लेती हैं। सही। एंड फिर देन 10 AM के करीब फिर एक मग ऑफ कॉफी, ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी। एक प्रोटीन डाइट है, ये ना को कुछ सुनने वाला ये समझे कि वो भी अंडे खाएगा और देसी घी खाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, हो जाएगा। कल को लोग हमें फोन करके कहेंगे हमने तो आपकी बात को फॉलो किया था, देसी घी खाया था, अंडे खाया था, मगर तो वेट और गेन हो गया। सासा पराठे और वो बर्गर भी चल रहे थे, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा एक प्लान है, उसमें आपको दीगर और बहुत सारी चीजों छोड़नी पड़ती हैं, उनसे परहेज करना होता है, वर्कआउट करना पड़ता है, वॉक लेनी पड़ती है, पानी का इंटेक बहुत करना
ہوتا ہے آپ کو, اور یہ ہے کہ جو ڈنر ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ 6 PM کر لیں یا 7 PM واٹر انٹیک کی بات کی تو ڈاکٹر مہرین بلال آپ کی طرف بڑھوں گا. اچھا جب ہم غذا کی بات کرتے ہیں, پرہیز کی بات کرتے ہیں, جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آئیں اور وہ کھائیں, جب وہ کھانے کی بات کرتے ہیں تو پینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ واٹر انٹیک کی تو اپنا اچھا نہیں رکھتے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اسکن میں گلو بھی ہو, اسکن فریش نظر آئے. تو پانی کا جو استعمال ہے روزمرہ کی زندگی میں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور میں نے آپ سے جو پوچھا تھا ڈائٹ کولڈ ڈرنکس کا, یہ سافٹ ڈرنکس جو لوگ لیتے ہیں کہ ہم ڈائٹنگ پہ ہیں تو لیٹس ٹیک ڈائٹ ون, تو اس کا کیا ہے کہ اس سے اس میں یہ کہ ہماری جو باڈی کی جو ہماری کمپوزیشن ہے یہ تقریباً 65 to 70% ہماری واٹر کمپوزیشن ہے. اب جو ایک ہمارا جو ٹوٹل ویٹ بنتا ہے, جو واٹر ویٹ اتنا زیادہ بنتا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے واٹر انٹیک ہمارے نیوٹرینٹس پہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو فلی اپنے آپ کو جب آپ ہائیڈریٹ رکھیں گے تو ہماری باڈی کا ہر سسٹم, چاہے آپ کے لنگس ہیں, آپ کی کڈنیز ہیں, آپ کا ہارٹ ہے, آپ کی اسکن ہے, ہر سسٹم آپ کا اچھے سے کام کرے گا. واٹر انٹیک کم ہوگی تو آپ کا ہر سسٹم آپ کا خراب ہو جائے گا. آپ کسی بندے کو 4-5 دن پانی کے بغیر آپ رکھیں نا, اور پھر اس کی ذرا آپ اسکن کے حالات چیک کریں کہ اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ فریشنس نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ دن میں کتنا پانی پیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم بہت پانی پیتے ہیں, اور جب پوچھیں گے گلاس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 3-4, تو لوگوں کے لیے 3-4 گلاس میں بہت پانی پینا ہے. ونٹرز میں پانی کا انٹیک بہت کم ہے, تو یہ ہے کہ ابھی ونٹرز میں 7 to 8 یا 9 گلاس ونٹر میں لینا چاہیے, اور سمرز میں یا اپ ٹو 12-13-14 گلاس پر ڈے میں ہمیں ضرور اس کی ریکوائرمنٹ کرنی چاہیے. تو واٹر کی تو مطلب ہم کسی بھی صورت انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اس کی امپورٹنس ہے. اور دوسرا یہ کہ پورے دن میں وقفے سے لیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ 1.5-2 لیٹر پانی پیے, تو وہ پوری بوٹل بھر لیتے ہیں اور ایک ہی دفعہ میں پی لیتے ہیں. تو آپ اس کو رک کے پورے دن میں ڈیوائڈ کر کے لیتے ہیں. بسما آپ نے جو کوشچن کیا تھا, یہ ڈائٹ ڈرنکس وغیرہ آج کل بہت زیادہ جو ہے تو کامن ہوئی ہوئی ہیں. ان میں تمام آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں. وہ آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں جو کافی زیادہ مطلب جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بین ہے, کچھ ممالک میں یہ اسٹل یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں وہ ایجنٹس ہوتے ہیں ایسپارٹیم, اور وہ آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں جو کہ اگر زیادہ مقدار میں یوز کیے جائیں تو کینسر کازنگ, ہائپر ٹینشن, مائیگرین, اور اس کے علاوہ آپ ویٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو نہیں کر سکتے, مطلب اس کے اور ایڈورس سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. بٹ ایز فار ایز دا شوگر کانٹینٹ از ریلیٹڈ, تو یہ ڈیفینیٹلی یہ شوگر فری ہوتے ہیں, کیونکہ جو اسپارٹیم اور یہ آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں ان میں کیلوریز نہیں ہوتی, اور ان میں جو بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں ہماری باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں, وہ لوگ جو ویٹ لاس کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو ویٹ مینٹین کر رہے ہیں, وہ اوکیشنلی مہینے میں 1 یا 2 دفعہ آرٹیفیشل ڈرنکس یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ ہارمفل ہیں. اچھا, ڈیٹاکس واٹر ہیلپس ان ریڈیوسنگ دا ویٹ, اور اٹس ناٹ لائک اٹس گڈ. میں نے کچھ کہتے ہیں کہ جسٹ گڈ فار اسکن, اٹ میکس یور اسکن فریش, بٹ یہ آپ کے ویٹ لاس میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا. دیکھیں ڈیٹاکس واٹر کے جو ایجنٹس ہیں, آپ اس میں یا ہنی ایڈ کریں ہیں یا اس میں لیمن ایڈ کریں, وہ تو کیوکمبر آپ منٹ کریں. ایک تو یہ کہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتے ہیں, آپ کو فریشنس دیتے ہیں. پھر جو آپ منٹ, کیوکمبرز اور لیمن لیتے ہیں, وہ فیٹ کو کٹ ڈاؤن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو ڈیٹاکس واٹر دیکھیں, پانی اٹ سیلف ڈیٹاکس ہے. پانی دنیا کا بہترین ڈیٹاکس ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو ڈیٹاکس کر ہی نہیں رہے, پانی تو پی رہے ہیں. بس پانی کا یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ پانی پیتے نہیں ہیں. کہتے ضرور ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں, لیکن ہمارا وہ پانی کا استعمال جس طرح ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارا بالکل نہیں ہے. وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. قمر چیمہ صاحب, ایک سینٹینس آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے اگر میں یہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ قوم کو میسج دیں, لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا میسج دیں گے, پیغام کیا آپ کا؟ عدم برداشت جو ہے, اور میں جو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں روشنی لے کے آئیں, دوسروں کی زندگی میں کچھ اچھا کریں. جب اس طرح کے اچھے تھاٹس ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزوں سے, یہ جو عدم برداشت سے باہر نکلیں گے, تو زیادہ اچھے تھاٹس لے کے آنے چاہیے. صحیح, بڑی خوبصورت بات. ڈاکٹر مہرین بلال, آپ کا میسج برداشت کے حوالے سے کیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ برداشت کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ کبھی جب آپ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی, تاکہ آپ کو لوگ برداشت کر سکیں. آپ دوسروں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ کو برداشت. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. بریک میں پھر وقفے کے بعد آپ سے. اچھا رحیل علی, اپنے اندر صبر و برداشت پہلی بات تو پیدا کریں, اور سیکنڈلی میسج تو ان پہ یہی دینا چاہوں گی کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں. جب یہ ایلیمنٹس آپ کے اندر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی برداشت کا بھی مادہ آپ کے اندر پیدا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ ہمارے اندر آنی چاہیے. اور بہت سارے اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور وہی اچھے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر
جو اپنے اندر برداشت پیدا کرتے ہیں اور جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تو ہمیں ان اچھے لوگوں سے انسپائر ہونا چاہیے، ان سے ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹہنی جھکنا نہیں جانتی وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس جی، لیے یہ وقت عاجزی والا ہمارا پکچر ختم بہت ہو important جاتا ہے. بڑی اچھی گپ شپ رہی آج کے ٹاپک کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی. ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے صبح 9:30 سے 11 بجے تک، ہر پیر سے جمعرات. ہر روز ایک نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں، ہر روز ایک نئی ڈسکشن یہاں پر ہوتی ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم جو آپ ہمیں دیں وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ جائے، اور اچھی گفتگو آپ تک پہنچائیں. انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے. ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہر روز ایک اچھی بات پر ہمارا جو صبح خیر پاکستان مارننگ شو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. اور آج کی اچھی بات یہ، کیونکہ آج ہم برداشت پر بات کر رہے تھے اور آج ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خود بھی برداشت کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے رویے ایسے رکھنے چاہیے کہ لوگ بھی ہمیں برداشت کریں. تو اچھے لوگ، آج کی جو روز کی اچھی بات ہوتی ہے، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں. وہ اس طرح کہ وہ خود کو جلاتے ہیں اور خود کو جلا کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں. اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام المحسن اور بسمہ بٹ کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا.